हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पे तीनों चैप्टर्स के रिविजन्स करवाए जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स है उनके फॉर्मूले रिवाइज करवा रहे हैं और बाद में पूरे चैप्टर्स रिवाइज करवा रहे हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस लगाते रहिएगा और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर को रिवाइज करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ग्रेविटेशन। तो आज का हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर्स की बात करें तो ये चैप्टर जो है, इसमें मेनली दो चैप्टर आता है। एक तो सैटेलाइट से रिलेटेड, दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी हमारे लॉ थे ग्रेविटेशन के। तो यहाँ से तो दो क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से दो क्वेश्चन फिक्स है। और अभी चैप्टर के साथ साथ मैं बता भी दूंगा कि पहला क्वेश्चन कहाँ से आना है और दूसरा कहाँ से आना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है? ये दो पार्टिकल के बीच में, हम यहाँ पे जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं सबको ज़्यादा डीपली नहीं लेके चलते हुए हम इतना पढ़ रहे हैं कि हमारा जो है चैप्टर रिवाइज हो जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दो पार्टिकल, कोई भी m1 और m2 मास है, वो किसी स्पेसिफिक r डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये पार्टिकल सेकंड वाला इसको अपनी तरफ खींचता है और ये वाला अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m1 m2 मीन्स मास के प्रोडक्ट की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है कांस्टेंट वैल्यू, तो g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये g की वैल्यू जो होती है, इस g की वैल्यू क्या है? फिक्स है 6.67 10 टू पावर माइनस 11। ठीक है, ये g की वैल्यू क्या है? यहाँ पे फिक्स है। और यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है, फिलहाल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा क्योंकि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाने वाला है। क्वेश्चन आपका बनाएगा यहाँ से, F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यहीं से बनाना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दे देगा कि पहला 3 सेंटीमीटर पे, दूसरा 6 सेंटीमीटर पे, तो बताना है फोर्स क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमसे हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ मीडियम दे दे, हमसे कह दे कि पहले एयर में था, अगली बार कहाँ आ गया? वाटर में आ गया। तो पहले अगर हम लोग कहते हैं कि पहली कंडीशन एयर, तो यहाँ पे फोर्स अगर F है दो के बीच, तो दूसरी कंडीशन अगर वाटर में कर दें तो यहाँ पे बताना नया फोर्स F डैश। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए पहले इसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स की हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, हमें ये देखना है। पहला नंबर बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की, तो ये ऑल रेंज का फोर्स है। मीन्स स्मॉल, चाहे शॉर्ट रेंज ले लो चाहे लॉन्ग रेंज ले लो, सबके ऊपर ये काम करेगा। ऑल रेंज पे वैलिड होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। मीन्स ये हमेशा क्या होना है? ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होना है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव नहीं होता है। ये हमेशा और हमेशा क्या होना है? अट्रैक्टिव ही होना है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मीडियम की। याद रखना, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे। नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। तो किसी भी मीडियम में रखा जाए, वो कितना फोर्स लगाना है? सेम। कौन कौन डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। यहाँ पे ये दोनों का जो फोर्स है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। बट ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? नॉट डिपेंड। ठीक है, तो कोई भी मीडियम पे ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? जितना यहाँ पे लगना है, अगर एयर में रखा है और 10 न्यूटन लग रहा है दो पार्टिकल के बीच, तो इसको कहीं पे भी रखें तो कितना लगना है उसको? तो 10 न्यूटन। तो इससे कंफ्यूज ना होना। हाँ, बट डिस्टेंस पे ये वेरी करता है, बट यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये कहा जाता है कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है, ये कभी भी जो बीच में बॉडी डिपेंड है उस पर डिफर नहीं करता है। जैसे नॉट डिपेंड ऑन अदर बॉडी बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? अब ये मीडियम वाला तो समझ गया कि मीडियम पे क्या है? सेम फोर्स लगना है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी पे नहीं डिपेंड करता है। मीन्स ये m1 मास था और ये m2 मास था हमारा।
अब ये किसी r डिस्टेंस पे थे तो इनके बीच कितना लगना है फोर्स, इनके बीच आपस में कितना लगना है, F फोर्स लगना है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 m2 इंटू जी अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग कहते हैं कि इसके बीच में एक तीसरी बॉडी रख दी हमने जिसकी मास है m3, यहाँ से कुछ r1 डिस्टेंस, यहाँ से कुछ r2 डिस्टेंस। अब पूछा जाए, अब बताना है m1 और m2 के बीच का फोर्स ही बताना है। तीसरी बॉडी रख तो दी है लेकिन फोर्स किसका बताना है, m1 और m2 का ही बताना है। तो ये क्या है, ये वापस से क्या देने वाला है, यही इस बॉडी के आने से कोई डिफर नहीं किया। हाँ m1 और m3 आपस में अलग होगा, ये तो m1 और m3 के क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी m1 m3 अपॉन r1 स्क्वायर लिखेंगे, और इसके बीच के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे इसके लिए लिख देंगे जी m1 m2 अपॉन r2 स्क्वायर। ठीक है, बट क्या m3 आने से कोई यहाँ पे चेंज हुआ है m1 m2 के बीच, नहीं चेंज हुआ है। तो यही हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी थर्ड बॉडी अगर आ जाती है तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो हमारे लिए ये दो इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारे लिए आप क्वेश्चन कहाँ कैसे बनाएगा, क्वेश्चन यहाँ से जो पहला फोर्स से रिलेटेड आएगा वो पहला क्वेश्चन बनाएगा 1/r² को लेके, दूसरा क्वेश्चन बनाएगा मीडियम को लेके, और तीसरा क्वेश्चन बनाएगा किसी भी थर्ड बॉडी को लेके। तो ये चीज याद रखना है कि मीडियम और थर्ड बॉडी पे क्या है, डिपेंड नहीं करता है। जो फोर्स m1 और m2 के बीच पहले जो फोर्स लग रहा था r डिस्टेंस पे F, वो मीडियम भी रख दे तब भी कितना लगना है, F रखना है। एक बीच में कोई एक थर्ड बॉडी भी रख दे तब भी कितना लगना है, F ही लगना है। ठीक है, हाँ डिस्टेंस पे क्या है, इनवर्सली है, यहीं से क्वेश्चन बनना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैपलस लॉ की। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता है कैपलस लॉ। कैपलस साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना लॉ दिया था। तो इन्होंने कौन कौन से लॉ दिया थे, यहाँ पे इन्होंने 3 लॉ दिए थे मेनली। तो पहला लॉ क्या था इनका, पहला लॉ था इनका लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें इन्होंने यही बोला कि जितने भी प्लैनेट है हमारे सब किसके अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड। तो यहाँ पे इन्होंने बोला प्लैनेट, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन। अब इन्होंने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन यही बनाएगा कि इन्होंने किस ऑर्बिट की बात की, सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट, कौन सी हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना एलिप्टिकल ऑर्बिट इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो कोई भी प्लैनेट किसमें, सन के अराउंड रिवॉल्व तो करता है, बट कौन से ऑर्बिट में, एलिप्टिकल। और एक बात कही थी, सन हमारा कहाँ होता है, बीच में नहीं होता है, सन एक स्पेसिफिक फोकाई पे होता है। ठीक है, एक तरफ के फोकाई पे रहना है। तो यहाँ पे विथ सन एट वन फोकाई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 वर्ड हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे कैपलस लॉ में अगर बनाता है तो थियरी बनाता है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट और दूसरा क्या, वन फोकाई पे। अब यहाँ पे अगर आई गई बात फोकाई की तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मैथमेटिकल है कि ये जो डिस्टेंस होता है इसको यहाँ पे कह देते हैं हम लोग पेरिजी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरिजी। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं एपोजी पोजीशन। ठीक है, ये चीज याद रखना, अभी ये टाइम पीरियड में काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सन है, ये मान लेते हैं प्लैनेट है। तो इन्होंने यही बोला कि ऑल प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है सन के अराउंड घूमते हैं और एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन क्या होता है, एक स्पेसिफिक फोकाई पे रहता है। ठीक है, तो इन्होंने लॉ ऑफ ऑर्बिट कह दी। अगला इन्होंने क्या बोला, दूसरा लॉ, इन्होंने दूसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, तो लॉ ऑफ एरिया में क्या बोला इन्होंने, पहली बात तो ये बोल दिया क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अब फिर दूसरा बात क्या बोला लॉ ऑफ एरिया में, इस सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट जब यहाँ पे रिवॉल्व करता है तो किसी स्पेसिफिक टाइम मान लेते हैं डेल्टा टी में, ये जितना डिस्टेंस चलता है उससे रिलेटेड ये जो एरिया बनेगा, जितना स्पेसिफिक टाइम डेल्टा टी में उससे चल के जितना रिलेटेड एरिया बनाएगा, वो एरिया और टाइम का रेशियो क्या रहने वाला है, हमेशा कांस्टेंट। मींस अगर ये डेल्टा ए एरिया कवर कर रहा है तो ये डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ पे एरियल वेक्टर भी इन्होंने बोला था L/2m। क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम। तो ये डेल्टा A/t की वैल्यू किसके बराबर आती है यहाँ पे, L/2m। और ये जो होता है L/2m
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये वहाँ पे भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस चीज को देख लीजिएगा। लॉ ऑफ एरिया में क्या बोला था उन्होंने, किसी स्पेसिफिक टाइम में जितना एरिया कवर करता है रेशियो क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला, और क्या होता है L/2m के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना यहाँ से कैसा क्वेश्चन बना है। यहाँ पे सिंपल ऐसे कह देगा कि 3 सेकेंड में वो जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट हमारा कवर कर रहा है 3 मीटर या 6 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है। तो ऐसे कहेगा 4 सेकंड में बताना है कितना कवर करेगा। तो बस यहाँ पे रेशियो रख देना 6/3। तो यहाँ पे 4 में पूछा है, यहाँ पे डेल्टा ये कितना कवर करेगा ये हमको बता। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनने हैं। ठीक है, तीसरा इन्होंने फिर क्या कहा था, तीसरा लॉ इन्होंने दिया था लॉ ऑफ पीरियड। तो ये चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, यही वाला है लॉ ऑफ पीरियड। इन्होंने बोला था लॉ ऑफ पीरियड को लेके, कोई प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है वो एक चक्कर में टाइम ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे सन था और ये प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा था। तो प्लैनेट जो हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लैनेट, ये सन है हमारा, ये एक चक्कर यहाँ से वापस आने में इसको जितना टाइम मान लेते हैं कैपिटल टी लगेगा। ये डिपेंड करता है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब पे। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। अब यहाँ पे r क्या एक्चुअल में देख लेते हैं। ये क्या था हमारा, पेरिजी है ना, b, और ये मान लेते a, क्योंकि ये तो इक्वल डिस्टेंस है नहीं, रेडियस तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट का किस तरह का रेडियस निकालते हैं, a + b/2। तो यहाँ पे r क्या रख देंगे, a + b/2। फिलहाल ये आता नहीं है, जेई मेंस लेवल का हो जाता है। हमें तो सीधा सीधा यहाँ पे सर्कुलर ही मान के दे देते हैं कि रेडियस इतने में कर रहा है। तो कोई भी प्लैनेट क्या है, कैसा डिपेंड कर रहा है उसका टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब के बराबर। ठीक है, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे हमें टाइम से रिलेटेड सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। टाइम t² फॉर्मूला होता है 4π² और ये क्या होगा, r³। ये हमारे पास आता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब ये कब के लिए है, ये जब हमारे एकदम अर्थ के पास में है। ठीक है, कि कोई भी प्लैनेट है या कोई सैटेलाइट है, कुछ भी है, वो हमारा जैसे अर्थ है इसी के जस्ट एकदम पास में है। तो ये हो गया, क्योंकि ये रेडियस कितना होना है, r। बट अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे अर्थ से, हमारा ये अर्थ था, इससे h हाइट पे, इससे यहाँ से h हाइट पे, तो ये सेंटर से कितना हो गया, सेंटर से आता तो टोटल कितना हो गया, r + h। अब यहाँ पे कोई हमारा सैटेलाइट है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो ये r की जगह पे क्या हो जाएगा, r की जगह पे हो जाना है r + h। इस बात का ध्यान रखना है आपको। फॉर्मूला इसलिए मैं सिंपल वाला याद करा रहा हूँ क्योंकि सब फॉर्मूला यही रखते हैं, r + h। फिर कहते हैं कि अर्थ के सरफेस पे है तो h 0 कर दो, नहीं, आपको ये नहीं याद करना है। आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला ये याद करिए, उसके बाद ये ध्यान रखिए जो r होता है, ये अगर अर्थ के एकदम पास में है सरफेस के तो r, और अर्थ से अगर दूर है तो r + h का होल क्यूब। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, r की जगह क्या रहेगा, r + h का होल क्यूब। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड के क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड में वो कुछ भी बनाता है, कभी प्रोपोर्शनलिटी बनाता है, कभी न्यूमेरिकल्स बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से तो एक पहला तो ये दिख गया प्रोपोर्शनल। ठीक है, दूसरा प्रोपोर्शनलिटी अगर देखा जाए r और m में, तो यहाँ से भी दिख रहा है क्या है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे, r³ m। अगला प्रोपोर्शनल अगर पूछता है डेंसिटी के टर्म में, तो ये क्या है, r³ और मास क्या होता है यहाँ पे, ρ क्या होता है, ρ प्रोपोर्शनल m/r³। तो यहाँ पे रख देंगे m की जगह क्या रख देंगे, ρ × r³। तो ये कैंसल। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, t²। तो यहाँ से t² पहला आया r³ m और दूसरा आया t² 1/ρ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी। अब इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला, टाइम पीरियड में क्या करने वाला, प्रोपोर्शनलिटी, इससे ज्यादा नहीं। पहला प्रोपोर्शनलिटी ये पूछेगा, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये पूछ लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे दिख रहा है जब रो के टर्म में है तो हमें रेडियस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से अगर बनाता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि रेडियस का भी रेशियो दे रखा है, हमें उससे मतलब नहीं, क्या चाहिए हमें, खाली रो चाहिए, क्योंकि t² क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अब यहाँ से ग्राफ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, t² क्या है, 1/ρ है। तो यहाँ से जो भी हमसे पूछा जाए हम यहाँ पे टाइम पीरियड से रिलेटेड निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, टाइम पीरियड में हम एक और क्वेश्चन बनाता है, वैसे अर्थ का टाइम पीरियड पूछता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे फॉर्मूला 4π² r³ यहाँ पे t² है ये। तो और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिखते हैं 2π यहाँ पे टाइम पीरियड =
2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। अब ये हम SHM में पढ़ते हैं अंडर रूट एल बाई जी, पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो एक तरह से क्या है यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, ये वैल्यू आती है हमारे अर्थ के लिए 85 मिनट के अप्रॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला कब यूज होना है, ये कभी भी ऐसा कुछ देगा हमारे पास। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अक्रॉस कहेगा कि हम एक होल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक होल कर रखा और यहाँ से हम कोई स्मॉल एम पार्टिकल ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये पूछेगा कि बताओ ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने देर में पहुंचा, ठीक है। होगा क्या एक्चुअल में, जब हमने होल कर दिया तो यहाँ पे क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशन सेंटर रहेगा, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। फिर इसके बाद खींचने के बाद यहाँ से क्या आगे निकल सकता है और यहाँ पहुंचेगा, फिर ये अपनी तरफ खींचेगा। एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। क्या करेगा हमारा पार्टिकल, कुछ इस तरह हमारा SHM करता चला जाएगा पार्टिकल। तो हमारे एक टाइम पीरियड तो पता है, एक टाइम पीरियड मतलब क्या होगा, एक टाइम पीरियड का मतलब हमारा पार्टिकल क्या है, पहले आया फिर क्या, फिर वापस गया। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, खाली यहाँ से यहाँ तक का पूछा है, मीन्स खाली हमें क्या पूछा, आधा टाइम पीरियड। तो जब केवल इतने डिस्टेंस का पूछेगा कि हमारा जैसे A पॉइंट है B पॉइंट है, पूछेगा A से B पॉइंट पे कितने देर में पहुंचेगा, तो याद रखना T = 2 पाई अंडर रूट आर जी बाई, नहीं केवल क्या है यहाँ पे एक ही कर रहा है ना, तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा अपना वो कितना आएगा, पाई रूट आर बाय जी। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 85 मिनट का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे टाइम पीरियड से, ये टफ हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए पूरा पार्टिकल कितने में SHM कर रहा है, तो फिर यही हो जाएगा 85 मिनट, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी की। तो हमारे टाइम पीरियड से रिलेटेड क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब ग्रेविटेशन, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स है तो क्या आना है, एक्सीलरेशन, या फिर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, या फिर इंटेंसिटी बोल सकते हो। तो एक्सीलरेशन की बात करते हैं, फोर्स तो हमने पढ़ रखा है Gm1 m2 बाय r², ठीक है। तो यहाँ पे मास m या मास m2 किसका भी, जिसका एक्सीलरेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा आने वाला है क्या, G = क्या आएगा, जिसका भी निकालना है Gm बाय, यहाँ पे अगर अर्थ के ले रहे हैं यहाँ पे r² ही लिख देते हैं, ठीक है, r²। ये हमारा क्या है, क्योंकि मास से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। तो हमसे ये तो पूछेगा नहीं एक्सीलरेशन बताओ कितना है, हमसे पूछेगा इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है एक्चुअल में, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन या ग्रेविटी है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अब किस किस वजह से इसका इफेक्ट आता है ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट, पहला इफेक्ट आएगा हाइट की वजह से। हाइट कि हम लोग किसी भी स्मॉल मास m को अगर अर्थ से, ये हमारा क्या था, अर्थ है, तो ये इसका सेंटर है, यहाँ से r डिस्टेंस है मान लेते हैं इसकी सरफेस से अगर हम h हाइट ऊपर जाते हैं तो अब तो यहाँ पे क्या Gm/r² तो लगना नहीं है, Gm/r² तो लगेगा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Gm/, यहाँ पे जो हाइट का फॉर्मूला आता है इसको जो हम लोग लिख देंगे Gm/r + h का होल स्क्वायर, ये लगेगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। बट ये भी नहीं, हमको क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछने वाला। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यहाँ पे जो आएगा नया G', ये फॉर्मूला पूछेगा ही नहीं हमसे ये पूछता है G' = तो क्या हो जाएगा यहाँ पे G/1 + h/r का होल स्क्वायर। हमसे ये फॉर्मूला पूछने वाला है वो कि हाइट पे क्या होता है। तो हाइट पे दिख रहा है क्या होना है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन डिक्रीज होना है ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है नीचे, तो क्या होना है, डिक्रीज होना है। अब ये कहता है अगर ये हाइट इसके कंपेरिजन, r के कंपेरिजन में अगर हाइट क्या है, कम है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिख देते हैं G' = G और ये 1 - 2h/r। तो ये फॉर्मूला आता है, पहला इफेक्ट हो गया हमारा, हाइट का इफेक्ट हो गया। ये दो फॉर्मूला इससे रिलेटेड आ गए, ठीक है। अगला कौन सा इफेक्ट आएगा, अभी पहला हाइट हो गया तो दूसरा क्या आएगा, डेप्थ का भी इफेक्ट आएगा। तो दूसरा इफेक्ट आने वाला है अपना डेप्थ। तो डेप्थ की बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा ये हमारा अर्थ था, ये सेंटर r और इससे हाइट पे ले गए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इससे हम लोग d डेप्थ पे लेके जाएंगे किसी पार्टिकल को, ठीक है, d डेप्थ पे लेके जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, G' = G 1 - h/r।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। हमने जो हाइट में पढ़ा है वो पढ़ा है 1 माइनस 2h/r, और यहाँ पे जो पढ़ा है 1 माइनस h/r। अच्छा, यहाँ से देखा जाए हाइट वाला जो हमने पढ़ा था, अब यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर आता है हाइट वाला जो हमने पढ़ा है g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h/r। तो सबसे ज्यादा डिक्रीजमेंट किस में हो रहा है? सबसे ज्यादा किस में? हाइट पे हो रहा है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि इक्वल डेप्थ पे लेके गए या उसी सेम हाइट पे लेके गए, तो बताना है सबसे ज्यादा कम वैल्यू किसकी होगी। तो किसकी होनी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 1 माइनस 2 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज होना है। तो याद रखना जी वाली हाइट की जो वैल्यू होगी क्या होगी? जी वाली डेप्थ से कम होनी है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हाइट हो गया, डेप्थ हो गया। तीसरा क्वेश्चन आना है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से क्या होना है, यहाँ पे तीसरा इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, रोटेशन। तो रोटेशन का कैसे देता है ये वैसे हम फिगर बना के बता देते हैं, मैं फिगर देता नहीं है वो सीधा बात करता है इक्वेटर और पोल की। तो ये हमारा क्या है, ये इक्वेटर है ओरिएंटल पे, और ये क्या है, ये पोल है यहाँ पे। तो ये कहेगा कि कोई हमारा पार्टिकल है, यहाँ पे मान लेते हैं एम पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, फोर्स लगेगा इस पे सेंटर की तरफ, ये जी फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे क्या एम जी हो जाएगा, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल से लैम्डा कितना एंगल बना रहा है, ये इक्वेटर से लैम्डा इक्वेटर से बना रहा है। और यहाँ पे जो इसका क्या लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। बाहर की तरफ क्या लगेगा, सर्कुलर मोशन ही तो करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये अंदर की तरफ क्या एम जी, तो इसका नेट क्या यहीं कहीं आएगा बीच में, तो ये एम जी डैश आता है नेट। तो पूछता है जी डैश की वैल्यू बताओ। तो ये जो जी डैश की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर क्या होता है, कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये इफेक्ट ऑफ रोटेशन हो गया। अब ये भी नहीं पूछेगा हमसे यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछेगा इक्वेटर पे बताओ, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पोल पे बताओ। तो इक्वेटर की बात करेंगे तो कहाँ आ गए, यहाँ पे लैम्डा कितना हो गया 0, और लैम्डा 0 करेंगे तो क्या हो, कॉस की वैल्यू क्या 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जी डैश आएगा क्या आएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और पोल की बात करेंगे तो लैम्डा क्या रखेंगे 90, तो ये वैल्यू क्या होनी है 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी डैश इक्वल टू जी। मीन्स इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पड़ रहा है, इक्वेटर पे पड़ रहा है रोटेशन का। रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर पे। ये क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा थियरी में, इफेक्ट ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ता है। तो याद ध्यान रखना कहाँ पे पड़ेगा, इक्वेटर पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने इफेक्ट की बात कर ली, हाइट देखा, डेप्थ देखा, रोटेशन देखा। अब बात कर लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी की। तो प्रोपोर्शनलिटी की बात करेंगे तो जी इक्वल टू हमने पढ़ा जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से पता चल रहा है जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब सेम चीज अगर डेंसिटी दे दी तो क्या होता है, फिर से वही रो इक्वल टू क्या होता है, एम बाय आर क्यूब। अब डेंसिटी के टर्म में एम की जगह क्या रख देंगे, रो आर क्यूब, ये क्या आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया एक्चुअल में, एक ये कैंसिल हो गया। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से जो हमारे दो आता है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बाय आर स्क्वायर, और ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो इनटू आर। तो यहाँ पे भी हमें दो प्रोपोर्शनलिटी याद करना है। टाइम पीरियड में भी हमने क्या पढ़ा, दो प्रोपोर्शनलिटी याद किया, वहाँ पे तीन पढ़ा हमने, ठीक है। टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया, और क्या यहाँ पे आर क्यूब बाय एम के प्रोपोर्शनल हो गया अगर मास के टर्म में पूछा है, और अगर डेंसिटी के टर्म में पूछा तो क्या होता है सीधा 1 बाय रो। तो यहाँ पे हमने तीन प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हमने दो पढ़ना है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल, वैसे ग्रेविटेशन में ये जो पहला पार्ट है यही है, ग्रेविटेशन से यहीं से क्वेश्चन बनाना है पहले पार्ट में, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का रिवीजन हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी की। वैसे इंटेंसिटी क्वेश्चंस आते नहीं है, बस देख लेते हैं एक बार। इंटेंसिटी होती क्या है कि कोई भी अगर पार्टिकल हमारा कैपिटल एम मास का है, तो ये अपने अराउंड किसी भी जगह पे अगर किसी स्मॉल एम किसी भी मास को रखा जाए, तो ये जिस एक्सीलरेशन से खींचता है अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि क्या बना लिया एक अपने अराउंड फील्ड बना लिया ना, क्योंकि अपनी तरफ खींचेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, इसकी इंटेंसिटी फील्ड कहते हैं, ठीक है। और जिस एक्सीलरेशन से खींचेगा उसी को क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कह देंगे। एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में एक्सीलरेशन ही है, कोई अलग चीज नहीं है। क्या है ये, एक्सीलरेशन ही, बट ये क्या फील्ड की यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे फील्ड की बात करें। अब इंटेंसिटी में हमें किसका किसका पढ़ना है, जो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा पढ़ते हैं। पहला हमें पढ़ना है हॉलो स्फीयर, और दूसरा हमें पढ़ना है सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे इंटेंसिटी की बात, तो सेम कंडीशन लेके चलना हमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ते हैं। तो पहले हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर, ये सेंटर है, ये हमारा क्या है
सेंटर है और ये सरफेस है और ये किसी डिस्टेंस p पॉइंट है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस है। तो बात करते पहले हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में बात करेंगे अगर सेंटर की, तो सेंटर पे इंटेंसिटी क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस पे मैंने क्या बोला, ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में एक्सीलरेशन है, तो g इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं gm/r², यही पढ़ेंगे ना यहाँ पे। तो ये r क्या होता है, डिस्टेंस होता है सेंटर से। अब ये सेंटर पे ये तो क्या है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको क्या पढ़ना है, gm/r²। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर पे 0 है, मीन्स यहाँ पे कोई पार्टिकल आया तो यहाँ पे खींचेगा ही नहीं इसको। और I सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे gm/r², ये सरफेस की इंटेंसिटी। P पॉइंट की बात की जाए तो gm/ जितना भी डिस्टेंस है P पॉइंट का स्मॉल है r²। तो ये हमने क्या, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, ठीक है। आता है यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि ग्रेविटेशन का, यहाँ पे हमें हॉलो स्फीयर का इंटेंसिटी का यहाँ पे ग्राफ बताना है। तो यहाँ से क्या पता, सेंटर पे 0, उसके बाद क्या है, यहाँ पे सरफेस पे gm/R² और यहाँ पे क्या है, gm/r²। मेन सेंटर से दूर जाने पे क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर पे 0 यहाँ पे, और फिर क्या है, सीधा सरफेस से शुरू करना है। तो मान लेते हैं r रेडियस यहाँ पे अपना, तो यहाँ से हमको शुरू करना है, ठीक है। और यहाँ से शुरू करते हुए कैसे जाना है, यहाँ पे इनवर्सली जाना है। तो ये कैसे आएगा ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा gm/r²। तो ये हमारा ग्राफ हो जाता है इंटेंसिटी का, ठीक है। और इंटेंसिटी एक्चुअल में अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो नेगेटिव, क्योंकि क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना, तो हम डिस्टेंस से दूर जाएगा तो क्या खींचेगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो इसको नीचे की तरफ बनाइएगा, ठीक है, कि माइनस होगा प्लस होगा, क्या होना है, माइनस होना है, क्योंकि क्या होता है हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव है ना, और अट्रैक्टिव चीज क्या होती है, माइनस होती है। यहाँ पे फिजिक्स के टर्म में माइनस क्या है, अट्रैक्टिव शो करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में पूछ रखा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस नीचे की तरफ। ये ग्राफ कहाँ बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग सॉलिड की, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में सेम चीज, अब इसको हम लोग सॉलिड मान लेते हैं, यही हम लोग सॉलिड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले हम लोग आई सेंटर। आई सेंटर यहाँ पे अभी बाद में आते, आई सेंटर देख लेते चलिए। तो आई सेंटर यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सॉलिड है, यहाँ पे क्या है, मास है अंदर। तो यहाँ पे जो आता है इसका फॉर्मूला gm, और यहाँ पे सेंटर से किसी भी डिस्टेंस मीन्स इनसाइड स्मॉल r डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे क्या है, बाहर क्या स्मॉल r है, वहाँ पे अंदर भी किसी भी स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे gm/r²। तो ये किसी भी साइड इनसाइड, क्या है ये, इनसाइड। और सेंटर की बात करें तो यहाँ पे भी सेंटर पे क्या होना है, 0। बट यहाँ पे इनसाइड क्या होना है, इनसाइड 0 होना है। पूरा इनसाइड क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। यहाँ पे देखना पूरा इनसाइड क्या है, यहाँ पे 0 है, सरफेस से सीधा शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली सेंटर पे 0 है, अदर क्या, अदर आना है। तो अदर से रिलेटेड क्या है, इनसाइड। इनसाइड gm/r²। मीन डिस्टेंस का कैसा चल रहा है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। सरफेस की बात करेंगे, सेम है जैसा उसका था, gm/r²। और P पॉइंट की बात करें तो सेम है gm बाय जो भी है यहाँ पे डिस्टेंस r², ठीक है। बस हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे इनसाइड इसका फील्ड होता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो मैंने क्या कहा, इनसाइड सेंटर पे क्या है, 0, तो 0 है सेंटर पे। अब इनसाइड कैसा चल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे r के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो r के क्या है, डायरेक्ट कहाँ तक जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर सरफेस तक, सरफेस तक गया। उसके बाद कैसा हो रहा है, इनवर्सली हो जा रहा है, r²। तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ आता है इंटेंसिटी का। अब इसका भी सेम, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा तो इसको हमें नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में पूछा तो क्या बनाएंगे हम लोग, नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा क्या होती है, ये अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली एक्सीलरेशन की। अब इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पोटेंशियल। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे पोटेंशियल की बात, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा हम लोग याद क्या करते हैं, -gm1 m2 बाय r, जो भी डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से। तो हम लोग अगर अर्थ लेते हैं और ये हिस्सा सेंटर से अर्थ, अगर यही कहीं पास में तो क्या रखेंगे, कैपिटल R। बट अगर इससे यहाँ पे h हाइट पे तो पूछा जाए कोई पार्टिकल है, सैटेलाइट कुछ है, इस हमारे अर्थ से सरफेस से h हाइट पे है, तो सरफेस से h हाइट पे तो सेंटर से क्या होगा,
आर प्लस एच, तो इसके लिए क्या लिखेंगे GM1M2 बाय आर प्लस एच, ये हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल में कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देता है, पोटेंशियल में वो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन देता है कि हमारा क्या है, कोई पार्टिकल था, वो अर्थ की सरफेस से, ये मान लेते हैं h2 हाइट, h1 पहले था h2 हाइट पे, फिर वो कहाँ आ गया h1 हाइट पे, चेंज इन पोटेंशियल बताओ, ये पूछेगा। तो पहले h2 पे था तो ये इनिशियल लिखेंगे इसके लिए माइनस GM1M2 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे R प्लस H2, बाद में क्या आ गया h1 हाइट पे आ गया, तो क्या लिखेंगे U फाइनल माइनस GM1M2 बाय R प्लस H1। ठीक है, अब क्या पूछा है, चेंज इन बताना है, तो U फाइनल माइनस क्या कर देना है U इनिशियल। तो यहाँ पे इसीलिए पोटेंशियल में कोई फार्मूला याद नहीं कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या फार्मूला एक ही है, बस हमें डिस्टेंस का ध्यान रखना है। टोटल अगर दिया है सेंटर से तो वो रखेंगे, लेकिन अगर सरफेस से दिया तो फिर हम टोटल R प्लस H करके, यहाँ पे यही गलती होती है, कभी सीधा सीधा लोग H रख देते हैं, कभी R प्लस H। याद रखना ये R प्लस H सेंटर से, अगर पूरा सेंटर से ही दिया है H तो हमें खाली H रखना है यहाँ पे ये गलती होनी है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्यों गया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, मैंने कहा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू mgh 1 प्लस h बाय आर, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कब पढ़ेंगे, जब यहाँ पे सीधा हमसे आर हाइट जो है यहाँ पे आर के टर्म में दे रखी है, मीन्स कि हमें अर्थ का रेडियस आर दे रखा है और हम कितना सरफेस से मान लेते हैं कि 2r डिस्टेंस जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं 2r, तो यहाँ पे r के टर्म में दे रखा है और पूछा जाए कि बताना है कितना चेंज है क्या है, तो हम सीधा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हाइट किस टर्म में दे रखा, r के टर्म में दे रखा है, और हमें अगर सरफेस की बात करता है खाली एक ही ऑर्बिट की, ठीक है, कि अर्थ की सरफेस से ऑर्बिट तक जाने की, तो बट अगर दो ऑर्बिट की बात करेगा कि हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ रहे हैं तो फिर यहाँ चलेंगे। ठीक है, और सीधा सरफेस से खाली एक ही ऑर्बिट की बात करेगा कि हम सीधा सरफेस से ऑर्बिट आ गए तो ये लगा दीजिए, यहाँ पे भी ये भी लगा सकते हैं, बस फर्स्ट वाला सरफेस की बात करेगा तो यू इनिशियल क्या लेंगे माइनस GM1M2 बाय आर, और ऑर्बिट में लिखे गए तो यू फाइनल क्या आएगा यही GM1M2 बाय आर प्लस एच, दोनों लगा। बट अगर सीधा सरफेस से हाइट पे बात करते हैं तो हम लोग कौन सा प्रीफर करेंगे mgh प्लस mgh बाय 1 प्लस h बाय आर, ये प्रीफर करिए, इससे सीधा आंसर आता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ग्रेविटेशन क्या है, पोटेंशियल हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का जो इंटेंसिटी पढ़ा, उसी तरह उसका पोटेंशियल भी आता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आया तो पोटेंशियल भी होगा कभी ना कभी। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे GM1M2 बाय आर, और पोटेंशियल क्या होता है, इसको डिवाइड बाय मास से करते वही क्या हो जाएगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या आएगा GM बाय आर, तो ये हमारा आता है पोटेंशियल। ठीक है, यही चीज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम पढ़ने वाला है, यहाँ पे भी फिर वही हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए दोनों के लिए पढ़ लेंगे पोटेंशियल। तो फिर से बना लेते हैं हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। तो बात करते हैं हॉलो स्फीयर के पहले अंदर पोटेंशियल की, तो इनसाइड यहाँ पे भी इनसाइड, तो यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं है, पोटेंशियल भी क्या है नहीं होनी है, तो यहाँ पे क्या है पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है सरफेस, यहाँ पे जो हमारा सरफेस है आर सरफेस है, इंटेंसिटी क्या है अंदर जीरो है, अंदर कहीं पे भी इंटेंसिटी क्या है हॉलो स्फीयर क्या है जीरो है, बट पोटेंशियल क्या रहने वाला है सरफेस पे जो होगा वही पोटेंशियल क्या रहेगा अंदर, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉलो स्फीयर के लिए पढ़ते हैं, क्या होगा ये माइनस GM बाय आर। ठीक है, सरफेस पे क्या होगा यही होगा GM बाय आर, बट आउटसाइड की अगर बात करते हैं किसी पॉइंट P पे स्मॉल आर, तो ये माइनस GM बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हॉलो स्फीयर का याद करना। ठीक है, अब इसके लिए ग्राफ कैसा आता है, यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं तो इन साइड से लेके सरफेस तक क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, उसके बाद कैसे जा रहा है ये कुछ इस तरह हमारा ग्राफ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पे क्या है 1/r के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्राफ हो गया। सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं यहाँ पे, अब सॉलिड स्फीयर में बेसिक को क्या मान लेते हैं सॉलिड, तो सॉलिड स्फीयर की देखेंगे तो हम लोग सॉलिड स्फीयर में इनसाइड मीन्स पहले सेंटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेंटर पे क्या था, यहाँ पे फील्ड जीरो था, तो सेंटर पे यहाँ पे इनसाइड की अगर बात करेंगे, यहाँ पे इनसाइड क्या है GM बाय आर, तो यहाँ पे जो इनसाइड आएगा वो होना है माइनस GM अपॉन 2r क्यूब, और ये क्या होता है 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये देखना यहाँ पर 3 माइनस क्या एक्चुअल में 1 है ना, तो 2 ऐसा याद कर सकते हैं हम।
और यहाँ पे आना क्या है, GM/r आना है, तो इसीलिए देखना है यहाँ पे r स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या r क्यूब, तो डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 3 क्या कैंसिल, तो 1 बचेगा नीचे, तो GM/r आ जाएगा, तो डायमेंशन इनसाइड। तो खाली हमें यहाँ पे भी क्या याद करना है, इनसाइड ही याद करना है। तो हमने जो इंटेंसिटी पढ़ा वो भी क्या याद करना था, इनसाइड याद करना था, ठीक है। तो पोटेंशियल भी कैसा याद करना है, यहाँ पे इनसाइड ही याद करना है। बाकी सरफेस की बात करेंगे सेम होगा जैसे इसका था हॉलो स्फीयर का, GM/r। आउटसाइड की बात करेंगे तो GM/r स्मॉल r, ठीक है। अब ये इनसाइड फील्ड अगर इतना आया तो सेंटर बताओ, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 0, तो सेंटर पे ये जो आता है v सेंटर क्या हो जाता है, ये 3/2 माइनस 3/2 GM/r, ये हमारा सेंटर का हो जाता है फील्ड, ठीक है। क्योंकि सेंटर के लिए क्या रख देंगे, ये इनसाइड था, और अगर सेंटर पे ही पूछ ले तो स्मॉल r क्या हो गया 0, तो ये आएगा -3/2 GM/r किसका है यहाँ पे, सरफेस का। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि v सेंटर पे क्या देने वाला है, ये 3/2 ऑफ v सरफेस होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनाना है, पूछेगा कि ऐसे दे देगा सरफेस पे पोटेंशियल हमारा 15 वोल्ट ऐसा कुछ दे देगा, और पूछेगा सेंटर पे बताओ, तो क्या है 3/2 ऑफ Vs, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ हमारे पास सॉलिड स्फीयर का, इसका ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह आता है, ठीक है। यहाँ पे कैसा चल रहा है, इन्वर्सली चल रहा है, और यहाँ पे V सेंटर, और ये क्या है यहाँ पे मान लेते हैं V सरफेस है, तो V सेंटर कितना है यहाँ पे 3/2 ऑफ V सरफेस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर r रेडियस है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है V सरफेस हो जाएगा, तो ये कितना है 3/2 ऑफ V सरफेस, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी पोटेंशियल से रिलेटेड हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या आएगी, काइनेटिक भी होगी, उसके टोटल भी होगी, तो उसमें जो रिलेशन होता है आप खाली पोटेंशियल एनर्जी याद करिए, हमेशा पोटेंशियल निकालना भी। बाकी जो भी पूछे हम लोग क्या पढ़ते हैं, E माइनस काइनेटिक और क्या होता है U/2। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। काइनेटिक पूछा है तो क्या कर देंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे, और काइनेटिक अगर टोटल पूछा है तो वो पोटेंशियल का हाफ कर देंगे, ठीक है। वो अपना क्या निकल जाएगा टोटल। तो हम लोग ये पढ़ के हमेशा निकालेंगे, इसके लिए हम अलग से याद नहीं करेंगे सबके फॉर्मूले, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ पूछता है कि हमारे पार्टिकल की इनिशियल जैसे सरफेस, ऐसा क्वेश्चन देता है यहाँ पे एनर्जी से। अब एनर्जी में बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ बना नहीं सकते, बट हम मेथड एक जानते हैं, क्या है कि अगर कोई कहता है कि हमारा कोई पार्टिकल है जो कि पहले सरफेस पे था, ठीक है, इसको हमने v वेलोसिटी दिया, तो ये किस ऑर्बिट में जाके स्टेशनरी रहेगा ये पूछ सकता है। तो मान लेते हैं h हाइट पे जाके स्टेशनरी हो रहा है और v वेलोसिटी इसको दिया गया, तो हम लोग क्या लगा देंगे, टोटल क्या रहने वाली, टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। तो पहले टोटल की बात करते हैं, सरफेस पे था तो इस पे पोटेंशियल था, ऊपर से क्या दिया हमने, वेलोसिटी दिया, तो वेलोसिटी आएगा काइनेटिक, और सरफेस पे तो क्या आएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी -GM/r, ये हो गया इसका इनिशियल। और किस ऑर्बिट में जाके क्या करेगा, सेटल करेगा, मींस वेलोसिटी क्या हो जानी है 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या 0, लेकिन वो पोटेंशियल क्या रहेगी, एच हाइट पे जाके हो रहा है तो कितना हो जाएगा, सेंटर से, हमें यही चीज ध्यान रखना था, मैंने कहा यही गलती होने, तो सेंटर से क्या हो जाएगा यहाँ पे r प्लस एच डिस्टेंस, और क्या हो जाएगा -GMM/r प्लस एच डिस्टेंस। तो यहीं पे गलती होनी है यहाँ पे कि कहाँ से हमें लेना है, सेंटर से, ठीक है। तो हम ऐसे करके ही लगाएंगे। अब यहाँ से हमको वेलोसिटी पूछेगा तो इसके लिए हम ये थोड़ी कितना लंबा फॉर्मूला याद करेंगे, हम खाली मेथड क्या जानेंगे कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में सब रिलेशन है, और यहाँ पे टोटल एनर्जी हमेशा क्या करना है, यहाँ पे कंजर्व करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स की, जो कि होता है पहले एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि हमारा जो पार्टिकल है या हमारा जो सैटेलाइट है वो क्या कर जाए, ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटेशन की फील्ड को पार कर जाए, मींस जितने दूर तक इसका ग्रेविटेशन अट्रैक्शन वाला फील्ड रहेगा उसको क्या कर जाए, उसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो उसको ये क्या, जितनी भी वेलोसिटी यहाँ से देंगे इसको क्या कर जाना है, क्रॉस कर जाना है, ठीक है, इससे बाहर निकल जाना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है GM/r इंटू क्या होता है 2, ठीक है। यहाँ पे 2 अभी बता दे रहे हैं किस वजह से लिखा है मैंने, यहाँ पे अलग से क्यों लिखा है मैंने, और या फिर इसी को कहते हैं √2gr, ठीक है। तो ये हमारा स्केप वेलोसिटी में भी हमेशा यही पूछेगा, मास और रेडियस में क्या प्रोपोर्शनलिटी पूछता है हमेशा। तो यहाँ से दिख रहा है v स्केप क्या होता है यहाँ पे m/r, तो या तो फिर g और r के टर्म में पूछेगा क्या होता है यहाँ पे g और r, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी एस्केप आ गया।
अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है सैटेलाइट से रिलेटेड, ठीक है, कि किसी सैटेलाइट की उसके ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, या किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में भेजने के लिए कितनी हमें वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब पहले हम लोग एस्केप मतलब ग्रेविटेशन फील्ड से उड़ा देते हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल दे रहे हैं, मीन्स कि सैटेलाइट जाके अपने ऑर्बिट में सेटल हो जाए, ठीक है, अपने ऑर्बिट में क्या कर जाइए, सेटल हो जाए खाली। तो उसके लिए जो होता है फॉर्मूला यहाँ पे वो √Gm/r और या तो फिर √G/r। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 2 लिखा था। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, एस्केप वेलोसिटी क्या है, √2 टाइम्स ऑफ v ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम प्रोपोर्शनलिटी है, m/r और क्या है, G/r हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से जब भी आना है क्या आना है, प्रोपोर्शनलिटी का ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। क्या आना है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक टर्म आता है हमारे पास स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये क्या होता है स्टेशनरी सैटेलाइट, ये क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जो कि ऑब्जर्वर को फील होता है स्टेशनरी है, ठीक है। क्यों ऐसा फील होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेशन करती है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में कर रही है। तो ये जो ऑर्बिट है एकदम इक्वेटर पे होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में ही होता है, इसी प्लेन में होगा ये हमारा सैटेलाइट, और अर्थ के साथ ही साथ रोटेशन करता है। तो ये क्या हो जाता है, रिलेटिव जीरो हो जाता है, ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाना है, जीरो। इसीलिए क्या लगता है ये स्टेशनरी। तो इसके हम लोग कहते हैं कि ये क्या सीन करता है, ऑब्जर्वर इसको कैसा सीन करता है, स्टेशनरी सीन करता है। और ये किस प्लेन में होता है, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन में है। और यहाँ पे रोटेशन कैसा है, सेम अर्थ के रोटेशन में। तो ये किस प्लेन में है, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे रोटेशन क्या है, सेम एज अर्थ, ठीक है। और कितना हाइट पे होता है ये याद करना है, कितना होता है, अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर, या फिर कह सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ अर्थ एरिया। ये सरफेस से ये हमारा अर्थ था, तो इसके क्या है, इसके सरफेस से ये 6 आ रहा है, ठीक है। अब अर्थ के सेंटर से पूछे तो सेंटर से अगर पूछ ले तो हम लोग क्या कह देंगे, 7 अर्थ, ठीक है। तो इतनी चीजें थी अर्थ की सैटेलाइट से, यहाँ पे स्टेशनरी सैटेलाइट से, ठीक है। अब दूसरा सैटेलाइट जो है, दूसरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं, उससे काफी कम ही क्वेश्चंस आते हैं, पोलर सैटेलाइट। तो ये पता भी चल रहा है पोलर सैटेलाइट है तो कहाँ पे ये रिवॉल्व करेगा, यहाँ पे पोल के अराउंड करेगा। इसकी डायरेक्शन जो होती है कहाँ से होती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। बस इसका डायरेक्शन याद किया, क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा यूजेस पढ़ लेते हैं दोनों सैटेलाइट की क्या होती है यहाँ पे। तो जो हमारी स्टेशनरी थी, स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, यहाँ पे यूजेस ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि कभी कभी थियरी बना सकता है यहाँ पे यूजेस से लेके। स्टेशनरी सैटेलाइट टीवी सिग्नल और कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए यूज होता है खाली, ठीक है। बट जो पोलर सैटेलाइट होता है ये क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेटिक चेंज, या फिर जो हम लोग मेटेरॉइड का स्टडी करते हैं ये हो गया, और पिक्चर ऑफ क्लाउड। यहाँ पे एक तरह से आप शॉर्ट में देख सकते हैं कि नेचुरल चीजें हैं, क्या ये सब नेचुरल। तो यहाँ पे हम लोग जो अपने यूज की चीजें करते हैं वो किससे करते हैं, स्टेशनरी सैटेलाइट से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट हो गया। तो ये था ग्रेविटेशन का। अब इसके अलावा कुछ बाहरी क्वेश्चन जो 2-4 आते हैं, जो थियरी से ही आते हैं हमेशा। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन जो फोर्स में बनाता है वो कहता है कि एक कैपिटल एम मास था, इससे हमने क्या किया, स्मॉल एम मास निकाल लिया, तो बचेगा कितना, m माइनस एम। तो कहेगा कि स्मॉल m बाय कैपिटल M का रेशियो कितना होना चाहिए कि फोर्स हमारा क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो ये रेशियो बहुत लोग को रटा होता है, सीधा सीधा 1/2 होता है, स्मॉल m बाय कैपिटल M का रेशियो। ये चीज ध्यान रखना है कि स्मॉल m बाय कैपिटल M का रेशियो है 1/2, ठीक है। कैपिटल M बाय स्मॉल m का पूछे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2/1 हो जाएगा। फोर्स क्या रहना है यहाँ पे, मैक्सिमम रहना है, ठीक है। ये आता कैसे एक्चुअली में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले स्मॉल फोर्स की बात करते हैं, स्मॉल पार्ट की। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी, और यहाँ पे m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, m माइनस एम बाय यहाँ पे x स्क्वायर। अब हमें ये क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना,
मास के टर्म में तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको dm से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके और 0 कर देते हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू आती है स्मॉल m बाय कैपिटल M की वैल्यू क्या आती है 1/2। वैसे सीधा याद करिए, यहीं से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो कैपलस ने ऑर्बिट लॉ दिया था वहां से पूछता है, ये सन बना के दे देगा ऐसे, और ये हमारे ऑर्बिट में प्लैनेट को रिवॉल्व कराएगा। अब 4 पोजीशन देगा वो हमें, पहला पोजीशन ए दे देगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी दे देगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि डी दे दिया, ठीक है। तो बताएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ज्यादा है, तो जहाँ पे काइनेटिक ज्यादा वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तो पोटेंशियल भी पूछ सकता है। तो काइनेटिक हमेशा कहाँ, सन के पास जितना होगा वो क्या होगा, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ए की काइनेटिक एनर्जी सबसे, या वेलोसिटी क्या ज्यादा हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहने वाली है, ज्यादा। तो यहाँ पे ए की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, सन से पास से चलना है, काइनेटिक एनर्जी ए की सबसे ज्यादा, उससे कम बी की, उससे कम कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी, और सबसे कम किसकी, जो दूर में है, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी। तो दूसरा क्वेश्चन ये बना के देगा यहाँ पे ऑर्बिट लॉ से। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से हमको बना देता है पीरियड लॉ से, तो ये क्या देने वाला है, वो अभी तो हमें ये पता है टी स्क्वायर क्या है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो ये कब होता है, जब फोर्स कैसा प्रोपोर्शनल था, 1/r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब क्या कहेगा, फोर्स प्रोपोर्शनल है 1/r के पावर n, तो यहाँ पे टाइम बताना है, ठीक है। तो r के पावर अगर ये n है, तो यहाँ से जो आता है प्रूफ करते हैं हम लोग, तो यहाँ से t जो आता है सीधा r इक्वल टू n प्लस 1/2, यहाँ से क्या आता है r प्लस r स्क्वायर n प्लस 1/2। कैसे करते हैं यहाँ से देख लेते हैं। f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और क्या हो जाएगा यहाँ पे r पावर n, और यहाँ पे ओमेगा है तो इसको क्या 1/t स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये इंटू r यहाँ पे 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है। हमें तो प्रोपोर्शनल से मतलब है, r की पावर n। अब ये r कहाँ आ जाएगा, इधर आया तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर n प्लस 1, तो t क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। तो हमें ये ज़्यादा याद कि हमें क्या है, सीधा सीधा यही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड से रिलेटेड जो भी बाहरी क्वेश्चन आने थे। अब इसके अलावा जो एक और चौथा कंडीशन जो बना के देता है हमें ग्रेविटेशन में, वो कहता है एक m1 मास की रिंग है और एक m2 मास की रिंग है, तो किसी पार्टिकल को इसके सेंटर से इसके सेंटर तक लेके जाने में हमें पूछेगा वर्क डन बताना है। तो ये होता है इसका जो फॉर्मूला, g m1 माइनस m2 अपॉन √2r, और क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 माइनस 1, और यहाँ पे जो भी स्मॉल m मास रहेगा क्या हो जाएगा, स्मॉल m मास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमसे पूछता है हमेशा, ठीक है। तो इतना क्या, किसी भी पार्टिकल को कहेगा m1 मास की कोई रिंग है, उसके सेंटर पे रखा है, इस पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में वर्क डन बताओ, तो क्या होता है gm m1 माइनस m2 अपॉन √2r इंटू √2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला पूछता है। तो बस इतना ही पूछेगा आपको ग्रेविटेशन से, यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।